Hello students, today we are going to start second part of class 10th history nationalism in India. In first part we had discussed about effects of First World War on India, idea of Satyagraha, Champaran, Kheda and Ahmedabad Satyagraha, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh incident and Khilafat movement. In this second part we will start our discussion on नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ये सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ये आइडिया सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया इन 1909। ही रोट अ बुक हिंद स्वराज। 1909 में उन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम था हिंद स्वराज, और इस बुक में उन्होंने ये आइडिया दिया कि ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। उनके मुताबिक अंग्रेज भारत में शासन करने में कामयाब हुए क्योंकि भारत के लोगों ने ही उनको सहयोग दिया था। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन हम इस कोऑपरेशन को हटा लेंगे, हम अपने सहयोग देने से मना कर देंगे, अंग्रेज शासन 1 साल के अंदर भारत से ख़त्म हो जाएगा और भारत में स्वराज आ जाएगा। तो 1909 में उन्होंने अपनी बुक में आइडिया दिया था, और उसके बाद जब 1915 में वो इंडिया आ गए, सत्याग्रह के उन्होंने बहुत ही सफल प्रयोग भारत में कर लिए, अहमदाबाद, चंपारण और खेड़ा के अंदर। तो 1920 तक आते आते उन्हें ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, अब हम मास मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। और इसीलिए जब कांग्रेस का कलकत्ता सेशन हुआ सितंबर 1920 में, तो उन्होंने अपना ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो विचार था, ये कांग्रेस के लीडर्स के सामने रखा। हालांकि बहुत सारे लीडर्स जो थे वो उनके इस प्लान से, इस आइडिया से सहमत नहीं थे, फिर भी उन्होंने पहली बार इन नेताओं के सामने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात की, और उनमें से कई लीडर्स को इस बात के लिए तैयार भी किया। इसके बाद 3 महीने बाद ही कांग्रेस का सेशन दोबारा हुआ नागपुर के अंदर दिसंबर 1920 में, और इस सेशन के अंदर उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को तैयार किया कि वो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्लान को एक्सेप्ट करें, और उसके मुताबिक फिर हम इस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। अब ये जो 2 सेशन है, कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 और नागपुर सेशन दिसंबर 1920, इसको हम मैप में भी देख लेते हैं क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इनके ऊपर मैप क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये कलकत्ता की लोकेशन है। यहाँ पर सितंबर 1920 में सेशन हो रहा है, जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोज़ल है वो रखा गया और नेताओं को इसके बारे में अवगत करा गया। देन इन दिसंबर 1920 ये नागपुर में सेशन हो रहा है, और यहाँ पर इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इन दोनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ कलकत्ता सेशन में, और नागपुर सेशन में क्या डिसीजन किया गया, और इनकी लोकेशन भी आप याद रखें। अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया, तो उसके मुताबिक फिर जनवरी 1921 में, जैसे ही नया साल लगा जनवरी 1921, ये मूवमेंट शुरू हो गया। खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू हो गया। अब इसमें किया क्या जाना था, फिर से हम दोबारा नाम पर आते हैं, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग। हमें सहयोग नहीं करना है। किसके साथ नहीं करना है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सहयोग नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी ने कहा वी हैव टू सरेंडर द टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी उपाधियाँ, जो भी टाइटल उस समय सरकार दिया करती थी, तो लोगों से कहा गया कि उन सारी टाइटल्स को लौटा दिए जाएं, उन उपाधियों को लौटा दिए जाएं। बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे कहा गया कि वो सरकारी नौकरियों को छोड़ दें। जो आर्मी में सर्विस कर रहे थे उनसे कहा गया कि वो अपनी इस सर्विस को छोड़ दें। पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे लोगों से भी कहा गया कि वो अपनी पुलिस की नौकरी को छोड़ दें। कोर्ट्स में जो वकील काम करते थे उनसे कहा गया कि वो कोर्ट में जाना छोड़ दें। और इसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस को भी बाइकआउट करने की बात कही गई।
उस समय भी इलेक्शंस हुआ करते थे जैसे आज इलेक्शन होते हैं हमारे भारत में, लेकिन उस समय जो इलेक्शन होते थे वो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड थे और बहुत कम लोगों को उसमें वोटिंग का राइट मिला हुआ था। वो नाम मात्र के इलेक्शन होते थे, लेकिन फिर भी इनको भी बाइकआउट करने की बात कही गई और बच्चों से कहा गया और उनके पेरेंट्स से भी कहा गया कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में न जाएं, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में न भेजें। जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में सर्विस करते थे उन्हें कहा गया कि वो अपनी नौकरियां छोड़ दें और लोगों से कहा गया कि विदेशों में बनी हुई चीज़ों को न तो वो खरीदें ना ही इस्तेमाल करें, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करें। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हमें खादी के कपड़े बनाने हैं और पहनने हैं। तो इस तरह से भारत में ही गांधी ने चरखे के द्वारा लोगों से कहा कि वो रोज़ थोड़ी समय के लिए चरखा चलाएं और खादी का कपड़ा बनाएं, खादी का कपड़ा पहनें और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। जो चीज़ें भारत में बनी हुई हैं उनको इस्तेमाल करें। इस तरह से ये मूवमेंट भारत में जनवरी 1921 से शुरू हो गया। चलिए अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि इस मूवमेंट की प्रोग्रेस क्या रही अलग अलग जगह पर। सबसे पहले हम बात करते हैं टाउन्स की। जैसे ही जनवरी 1921 में मूवमेंट शुरू हुआ, शुरुआती महीनों में इस मूवमेंट को बड़ी सक्सेस मिली। टाउन्स के अंदर जो रहने वाले लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, टीचर्स ने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया, जो कोर्ट्स थी उसमें वकीलों ने जाना छोड़ दिया। बड़े बड़े वकील जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे, उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। ऐसे कई वकीलों ने बंद कर दिया। काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट किया गया। कांग्रेस ने कहा कि हम कोई इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक जस्टिस पार्टी थी, उसने मद्रास में इलेक्शन लड़ा। कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जस्टिस पार्टी ने इस नॉन कोऑपरेशन कॉन्सेप्ट को नहीं माना और उन्होंने मद्रास के अंदर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। बाकी सारी जगह जितने भी प्रोविंसेस थे वहाँ पर इलेक्शंस को बाइकआउट किया गया। जो शराब की दुकानें थी उनके ऊपर पिकेटिंग यानी कि धरने दिए गए, लोगों को शराब खरीदने से रोका गया। डिक्रीज इन फॉरेन ट्रेड और जो कॉल थी गांधी की कि हमें फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना है, इसकी वजह से इंडिया में जो फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, आधे से भी कम रह गया। पहले जितना सामान विदेशों से आता था, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद वो काफ़ी कम हो गया। एंड इंक्रीज़ इन इंडियन टेक्सटाइल, और भारत में बनी हुई चीज़ें और भारत के कपड़े, इनकी बिक्री में वृद्धि हो गई। लेकिन शुरुआती महीनों में जो इसको सक्सेस मिली वो धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ कम होती गई। इसकी वजह ये थी कि जिन बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, जिन लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, उनके लिए कोई भी अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं थी, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। बच्चों ने स्कूल कॉलेज तो छोड़ दिए, लेकिन भारत के अपने बनाए हुए स्कूल कॉलेज ऐसी कोई संस्थाएं नहीं, इतनी संख्या में नहीं थी। हाँ, थोड़ी बहुत संस्थाएं थी जहाँ पर कुछ बच्चों को एडमिशन मिल गया, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को एडमिशन मिल सके ऐसी भारत की संस्थाएं उस समय नहीं थी। इसलिए दोबारा बच्चों को स्कूल कॉलेज ज्वाइन करने पड़े। इसी तरह से सरकारी नौकरियां जिन्होंने छोड़ दी थी, उनमें से बहुत से लोगों को अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो उन्होंने भी मजबूरी में दोबारा अपनी सर्विसेज ज्वाइन की। फिर जो कपड़ा भारत में हाथ से बनता था, जैसे कि खादी का कपड़ा, वो महंगा होता था, उसको हर कोई व्यक्ति खरीद नहीं पाता था। गरीब व्यक्ति के लिए उसे खरीदना महंगा था। और फॉरेन से, विदेश से आने वाला जो मिल से बना हुआ कपड़ा था वो सस्ता था। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने खादी खरीदना बंद कर दिया और वो उसी कपड़े को खरीदने लग गए जो विदेशों में बना हुआ था और सस्ता था। इस तरह से हम देखते हैं कि दिसंबर तक आते आते जो पेस था, जो गति थी मूवमेंट की, वो स्लो होने लग गई। अब हम देखते हैं कि ये हमने टाउन्स की बात कर ली। अब हम कंट्री साइड की बात करते हैं। भारत के 3 अलग अलग हिस्सों में इस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवध की।
चलिए अवध की लोकेशन हम मैप में देखते हैं। ये आज का हमारा उत्तर प्रदेश है। ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा ये अवध कहलाता है। लखनऊ उसके आसपास के इलाका, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये अवध का हिस्सा है। अवध के अंदर जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनकी क्या प्रॉब्लम थी, क्या लोकल इश्यूज़ थे और उन्होंने किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपने हिसाब से पार्टिसिपेट किया, ये समझते हैं। अवध के अंदर ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो उसके ऊपर तालुकेदार से या ज़मींदार जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका कब्जा था। तालुकेदार एक तरह के वही ज़मींदार ही थे, लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ज़मीन थी, कई बड़े पैमाने पर उनके पास ज़मीन थी। और जो किसान थे, फार्मर्स थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर लैंडलेस। दे वर performing their agricultural activities on the land which they took on the rent from the तालुकेदार्स। तालुकेदार से या लैंडलॉर्ड से वो ज़मीन किराए पे लेते थे और उसके ऊपर वो खेती करके और अपना परिवार को चला रहे थे। अब इन फार्मर्स की, इन जो किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते थे, इनकी प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि एक तो रेंट बहुत ज़्यादा था। तालुकेदार ज़मींदार जो थे वो बहुत ज़्यादा किराया ज़मीन का लेते थे जिस पर वो किसान खेती करता था। दूसरी बात, खेती के अलावा वो उनसे अपने घर के काम या अपने खेतों में भी काम करवाते थे और उसके बदले में वो कोई पैसा नहीं देते थे। इसको हम कहते हैं बेगार। अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड है फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती काम करवाना और उसके बदले में कोई पैसा न देना। तो फोर्स्ड लेबर यानी कि बेगार उनसे करवाई जाती थी। इसी तरह से वो लैंड रेवेन्यू की वजह से परेशान थे। तो कई सारी इन प्रॉब्लम्स की वजह से देयर वाज अनरेस्ट, फीलिंग ऑफ अनरेस्ट अमंग द पीजेंट एंड फार्मर्स। और उन्हें अपना एक लीडर मिला, एक सन्यासी, एक साधु के रूप में, और उनका नाम था बाबा रामचंद्र दास। बाबा रामचंद्र दास जो थे, उन्होंने इन किसानों की समस्या को समझा और उन्होंने इनसे बातचीत की। और ये जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने तय किया कि हम किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अपना मूवमेंट चला सकते हैं। तो इन्होंने जो मूवमेंट चलाया वो ये था कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है? तालुकेदार और ज़मींदार। तो हम इन तालुकेदार और ज़मींदारों का ही बायकॉट करते हैं। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में फॉरेन गुड्स की बायकॉट की बात की गई थी, हमारे लिए प्रॉब्लम कौन है? तालुकेदार और ज़मींदार। तो वी शुड बायकॉट देम, हमें इनका बहिष्कार करना है। हम कैसे बहिष्कार करेंगे? जैसे एक मूवमेंट चलाया इन लोगों ने, नाई धोबी बंद आंदोलन, नाई धोबी बंद मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन तालुकेदार और ज़मींदारों को किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। जो बार्बर्स हैं वो इनके घर पर सर्विस नहीं देंगे, जो वॉशरमैन हैं, कपड़े धोने वाले लोग हैं, वो उनको कोई सर्विस नहीं देंगे। इस तरह से हम उनको बायकॉट करेंगे। बाद में कांग्रेस का ध्यान भी इस मूवमेंट की तरफ गया। जवाहरलाल नेहरू ही विजिटेड अवध मैनी टाइम्स एंड अल्टीमेटली अवध किसान सभा वाज फाउंडेड एंड जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ अवध किसान सभा। इन अ वेरी short time 300 branches were founded all over the अवध। पूरे अवध में 300 ब्रांचेस के खुल गई और इन लोगों ने अपना मूवमेंट तालुकेदार और ज़मींदारों के खिलाफ शुरू कर दिया। बाद में आगे जा कर के ये मूवमेंट कुछ वायलेंट भी हो गया, जब जो फार्मर्स थे उन्होंने तालुकेदार्स के घरों पर अटैक किया, जहाँ पर अनाज इकट्ठा था उसे लूट लिया, बाज़ारों पर हमले किए, कई बार पुलिस से भी इनकी झड़पें हुई। तो इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान अवध के अंदर लोगों ने अपने लोकल इश्यूज़ को लेकर के उसे जोड़ते हुए मूवमेंट किया। अब हम बात करते हैं दूसरे इलाके की, भारत के। हम अब आते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर गुडेम हिल्स। ये विशाखापट्टनम से थोड़ा सा आगे, यहाँ पर श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर गुडेम हिल्स, गुडम पहाड़ियों के अंदर जो जंगलों में जो आसपास जो लोग रहते थे, ट्राइबल पीपल, उनकी हम बात करेंगे। ये जो आंध्र प्रदेश के ट्राइबल पीपल थे जो गुडेम हिल्स के आसपास रहते थे, दे वर वेरी अपसेट विद द कॉलोनियल फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्शंस।
आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है 9th में और 8th क्लास में भी कि ब्रिटिश सरकार ने कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज बनाए हुए थे, जिनके मुताबिक कोई भी इंडियन बिना परमिशन के इन फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकता था, यहाँ से फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं ले सकता था। दे कुड नॉट ग्रेज देयर एनिमल्स देयर, दे कुड नॉट टेक फायरवुड्स और फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो ट्राइबल पीपल थे, इनके बीच में इनके अंदर ये बड़ी गुस्से की भावना थी कि उनका तो जीवन ही इन फॉरेस्ट्स की वजह से चलता है और उनकी एंट्री फॉरेस्ट के अंदर बैन कर दी गई थी। यहाँ तक तो ठीक था, इवन कई बार ऐसा भी होता था कि जब फॉरेस्ट के अंदर अंग्रेज़ सरकार को कोई रोड्स वगैरह बनाने होते या उनको लकड़ियाँ कटवानी होती, तो इन ट्राइबल पीपल से ज़बरदस्ती ये काम करवाया जाता और उनको भी कोई पैसा नहीं दिया जाता। ये भी एक तरह की बेगार थी, जैसे अवध में बेगार करवाई जाती थी, यहाँ भी इनसे बेगार करवाई जाती थी, फोर्स लेबर विदाउट एनी पेमेंट। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इनके अंदर असंतोष की भावना थी और इनको अपना एक लीडर मिला अल्लूरी सीताराम राजू के रूप में। अल्लूरी सीताराम राजू वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट फिगर इन दिस ट्राइबल एरिया और वो गांधी से प्रभावित थे, वो गांधी के फॉलोवर थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो गांधी के विचारों को मानते थे, लेकिन वो जो आइडियोलॉजी थी गांधी की नॉन वायलेंस की, उसको नहीं मानते थे। अकॉर्डिंग टू अल्लूरी सीताराम राजू, स्वराज वुड कम इन इंडिया थ्रू वायलेंस। उनका यह मानना था कि हिंसा के ज़रिए हम स्वराज को ला सकते हैं, इसलिए वो फोर्स, ताकत और वायलेंस इसका इस्तेमाल करने में यकीन रखते थे। हालांकि वो गांधी के अनुयायी भी थे और उन्होंने लोगों से कहा कि वो शराब छोड़ दें, खादी पहनना शुरू करें। ये सब बातें तो उन्होंने मानी, लेकिन नॉन वायलेंस के मुद्दे पर वो गांधी से सहमत नहीं थे। वो लोगों के बीच में बड़े पॉपुलर थे। इस तरह के क्लेम्स उन्होंने किया कि उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बुलेट्स हैं उनका भी कोई असर नहीं होगा, वो लोगों को ठीक भी कर सकते हैं और वो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, भविष्यवाणियाँ भी कर सकते हैं। इस तरह से वो बहुत ही पॉपुलर थे अपने ट्राइबल लोगों के बीच में। एंड ही वेज्ड गुरिल्ला वार अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। कई बार उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को चकमा देते हुए, पुलिस को चकमा देते हुए और उनके ऊपर हमले किए। पुलिस जो अंग्रेज़ सरकार थी काफ़ी परेशान हो गई, उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया उनको पकड़ने के लिए, लेकिन कई लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ नहीं पाई। अल्टीमेटली 1924 में ही वॉज कैप्चर्ड एंड देन ही वॉज एग्जीक्यूटेड। चलिए उनकी पिक्चर हम यहाँ पर देखते हैं। ये हैं अल्लूरी सीताराम राजू। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उनके इस बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ करते हुए उनके ऊपर एक पोस्टल स्टैम्प, डाक टिकट भी जारी किया। अब हम चलते हैं एक और इलाके में जहाँ के लोगों ने अपने ढंग से स्वराज का मतलब निकाला, और वो है आसाम। ये तीसरा हिस्सा जो है वो आसाम की हम बात करते हैं। आसाम के अंदर आप जानते हैं कि चाय के बागान हैं, आज भी हैं, उस समय भी थे। तो चाय के बागान के जो मालिक थे उस समय वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, और इन प्लांटेशन में जो काम करने वाले लोग थे वो इंडियंस थे। तो ज़्यादातर उड़ीसा, बंगाल और बिहार के लोग होते थे, वो आसाम के इन प्लांटेशंस में काम करने के लिए ले जाए जाते थे। और एक एक्ट बना हुआ था 1859 का, जिसको इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट कहते हैं। उस एक्ट के मुताबिक एक बार जो वहाँ पर काम करने के लिए आ गया था प्लांटेशन में, वो बिना परमिशन के अपने घर नहीं जा सकता था, उसे उसी प्लांटेशन की अंदर रहना होता था, उनकी उस घेरे से वो बाहर नहीं निकल पा सकता था। और ये जो परमिशन की बात थी ये मिलती ही नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार जो वहाँ पर काम करने आ गया तो उसे ताउम्र वहीं रहना होता था। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया और उसकी खबरें यहाँ तक पहुँची, तो ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें एक आशा जगी कि शायद अब हमारा भी भला हो जाए और हमें घर लौटने को मिल जाए। उनके लिए तो स्वराज का मतलब यह था कि अब हम प्लांटेशन से निकल करके घर जा पाएंगे, और जब स्वराज आ ही जाएगा तो हमें वहीं पर रोज़गार मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी।
दैट्स वाई दे फ्लेड फ्रॉम द प्लांटेशंस, वहाँ से भागे। लेकिन बदकिस्मती थी उनकी कि वो रास्ते में ही पकड़ लिए गए, क्योंकि रेलवे की हड़ताल थी, स्टीमर्स की हड़ताल थी, उन्हें कोई आने जाने का साधन नहीं मिला और उन्हें पकड़ लिया गया। चलिए अब उस घटना के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एब्रप्टली यानी कि अचानक रोक दिया गया है, एंड दैट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट। इट हैपेंड ऑन 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चौरी चौरा। चलिए चलो हम मैप में देख लेते हैं इसे। ये देखिए यहाँ पर चौरी चौरा, अक्सर एग्ज़ाम में मैप क्वेश्चन में ही आता है, इसलिए ध्यान रखें। चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर पर है यहाँ पर। और यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को एक इंसिडेंट हुआ जिसमें जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना मार्च वो निकाल रहे थे और उसके ऊपर पुलिस ने फायरिंग कर दी। इससे गुस्सा होकर के उन लोगों ने पुलिस थाने पर ही अटैक कर दिया और पुलिस थाने के अंदर लगभग 21 पुलिस वाले थे जो जल करके मर गए। इन्होंने इसमें आग लगा दी। इस घटना से गांधी जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मेरा तो पूरा जो आंदोलन है वो नॉन वायलेंस पर बेस्ड है और अब मैं देख रहा हूँ कि वायलेंस शुरू हो रही है, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को तुरंत स्थगित कर दिया। हालांकि कई लीडर्स ने बड़ा विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स ने कहा कि इस तरह से आंदोलन को बीच में रोक देना ठीक नहीं है, लेकिन गांधी ने इस आंदोलन को यहीं पर रोक दिया। ये चौरी चौरा की घटना। चलिए अब इस में जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम वो डिस्कस कर लें। एक्सप्लेन द प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक्सप्लेन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। व्हाई डिड मूवमेंट ग्रेजुअली बिकम स्लो? हाउ एंड व्हाई डिड द पीजेंट्स ऑफ अवध फाइट अगेंस्ट तालुकदार्स? Who was Alluri Sitaram Raju? How did he lead the struggle against colonial government? What were the expectations of plantation workers of Assam from the notion of Swaraj? चलिए अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट में आगे के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।